क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रमेय 6.1। देखिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स का प्रमेय आज हम लोग सिद्ध करेंगे जो एनसीईआरटी का 6.1 प्रमेय है। देखिए यह इसका कथन कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये क्या कह रहा है, मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज दे दिया है हम लोग को, एक त्रिभुज दिया है। तो इसमें कह रहा है कि एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं, बीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं और प्रतिच्छेद बिंदु पर डी और ई नाम दे देते हैं। इसका नाम डी दे रहे हैं और इसका नाम ई दे रहे हैं। देखिए इसमें हम ए बी के भी समांतर रेखा खींच सकते हैं और ए सी के भी समांतर रेखा ले सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए बीसी के समांतर रेखा खींचे। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है कि एक रेखा खींची है तो वो अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगा, वही हमें आज सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग को क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में जो डीई है ना बी सी के समांतर है। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बी सी। देखिए समांतर का चिन्ह है बी सी, डीई समांतर बी सी। ठीक, अब आगे क्या दिया है, ये तो दिया है। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है थेल्स का प्रमेय। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि एक भुजा एक रेखा के एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए डी बट्टा डी बी, इस रेखा का अनुपात यही नहीं हुआ, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। हम लोग को यही सिद्ध करना है, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। ये हम लोग को सिद्ध करना है। अब इसमें हम रचना करेंगे, रचना करेंगे। देखिए हम रचना में क्या करते हैं, रचना लिख लेंगे यहाँ पर। और रचना में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई से ए बी पर एक लंब डालेंगे। ये बिंदु ई रहा, इससे हम ए बी पर एक लंब डाल देंगे। ए बी पर एक जब हम लंब डालेंगे, ए बी पर लंब डाल दिए और इसका नाम दे देते हैं, इस प्रतिच्छेद बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है ए बी को, उसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए हम पी इसका नाम दे दे रहे हैं और डी से लंब ए सी पर डालेंगे। तो डी से लंब ए सी पर डालें, इसका नाम क्यू दे दे रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे रचना में कि बी से ई को मिलाएंगे। बी से हम क्या कर रहे हैं, ई को मिला दिए। ठीक, बी से ई मिल गया और डी से सी को मिला देंगे, डी से सी को मिला देंगे। अब डी से सी को मिला दिए। अब यही रचना में लिख रहे हैं। रचना में हम क्या किए हैं, जो पीई लंब है, पीई लंब है, पीई लंब, पीई लंब किस पर, ए बी। देखिए पीई लंब या ईपी जो भी आपका इच्छा हो वो कहिए, पीई लंब ए बी पर, ए बी व डी क्यू लंब ए सी, डी क्यू लंब ए सी। अब ये आगे लिख सकते हैं डाला, पीई लंब ए बी व डी क्यू लंब ए सी तथा बी से ई, बी से ई को, बी से ई को तथा या और लिख सकते हैं यहाँ पर, अच्छा रहेगा और लिखेंगे तो डी से सी को मिलाया, डी से सी को, डी से सी को मिलाया, डी से सी को मिलाया। अब ये रचना हो गया। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। अब यहाँ से ध्यान योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात है, उपपत्ति में सबसे इम्पोर्टेंट है यहीं से ध्यान देना है। इसमें तो बस एक एक्स्ट्रा रचना की है, बाकी सब जो दिया है वह लिख दिए हैं। उपपत्ति, देखिए उपपत्ति में हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लेंगे, त्रिभुज ए डी ई। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार, इसमें आधार हम ए डी को ले रहे हैं। त्रिभुज 1/2 आधार गुणे, आधार ए डी हो गया। अब ऊंचाई देखिए,
जब बीचों बीच से जो रेखा गई होती है वही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। एडी यदि इधर से देखा जाए तो देखिए ये त्रिभुज हो गया और इसके बीचों बीच से रेखा गई है पीई, तो यही ऊंचाई हो जाएगी इसका। 1/2 आधार हो गया एडी गुणे ऊंचाई कितना है पीई, पीई ऊंचाई हो गया। अब उनके बाद डीबीई का क्षेत्रफल ले लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर अब किसका क्षेत्रफल लेंगे हम, त्रिभुज डीबीई, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, डीबीई का क्षेत्रफल। तो डीबीई का क्षेत्रफल क्या होगा, अभी आप लोग को हमने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार, आधार इसमें डीबी को ले लेंगे हम, डीबी गुणे ऊंचाई। और देखिए ऊंचाई इसका हो जाएगा पी। अब आप सोचेंगे कि त्रिभुज यहाँ पर ही है और इसकी ऊंचाई यहाँ पर क्यों जा रही है, त्रिभुज डीबीई है, ये देखिए यही त्रिभुज है, त्रिभुज डीबीई यही त्रिभुज है और इसकी ऊंचाई बाहर जा रही है, पीई क्यों हो जा रही है ऊंचाई। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है वो बाहर से होता है, तो इसलिए उसका ऊंचाई पी होगा। अब लिखेंगे इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे, तो अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे तो हम लिखेंगे, समीकरण 1 में अब 2 से भाग देंगे तो देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या है 1/2 आधार ए डी गुणे ऊंचाई पी ई बट्टा, ठीक, दोनों पक्षों में लगाएंगे। और त्रिभुज, देखिए यहाँ पर त्रिभुज मैंने छोड़ दिया है, आप लोग ना छोड़िएगा, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, डीबीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर यहाँ कर देते हैं 1/2 आधार हो जाएगा डीबी गुणे ऊंचाई पीई, ठीक। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर बचा ए डी, ठीक, और बटा त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, डीबीई का क्षेत्रफल, दोनों के बराबर में क्या बचा ए डी बटा डी बी। इसे अब हम समीकरण मान लेंगे ए, समीकरण ए मान लेते हैं इसे समीकरण ए मान लीजिए। अब पुनः क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लेंगे, चित्र में देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लेंगे, लेकिन इस बार आधार ए डी नहीं रखकर ए ई आधार रखेंगे, इस बार आधार ए ई रखेंगे, ठीक। तो त्रिभुज पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक। तो अब क्या होगा, वही होगा 1/2 आधार क्या हो जाएगा, इस बार आधार ए ई को लेंगे, ठीक, ए ई को चित्र में देखिए ए ई को आधार ले लेंगे, ए ई ऊंचाई कितना हो जाएगा, इस बार ऊंचाई भी बदल जाएगा, देखिए ए ई पर। अब इस त्रिभुज में देखिए बीचों बीच से लंब डी क्यू है, हम ए डी का ई को आधार लिए हैं, तो इसके बीचों बीच से देखिए इसके मध्य बिंदु ए है, इन दोनों का मध्य बिंदु ए है और इनके बीचों बीच से डी क्यू जो है ऊंचाई निकली है, तो यही ऊंचाई हो जाएगी इस बार, डी क्यू ऊंचाई हो जाएगा। अब ये तो, और फिर इनके बाद से डी ई सी का क्षेत्रफल लेंगे। अब लिखेंगे, फिर से पुनः लिखेंगे, अब त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल, तो डी ई सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार इसी को ले लेंगे, आधार इसी को ले लेंगे और ऊंचाई इसका भी होगा डी क्यू। फिर ये भी अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका भी ऊंचाई क्या होगा, बाहर से ही होगा, ये डी क्यू ऊंचाई बाहर हो जाएगा, क्योंकि देखिए त्रिभुज तो इतना में ही है लेकिन इसका ऊंचाई बाहर जा रहा है, तो इस पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज है इसका ऊंचाई बाहर से होता है। तो अब देखिए, फिर अब क्या करेंगे, इसे समीकरण 3 मान लेंगे और इसे समीकरण 4। अब समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग दे देंगे, लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, तब जब इसमें हम भाग देंगे तब क्या होगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल
बट्टा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या बचेगा, 1/2 आधार AE गुणे ऊंचाई DQ बट्टा 1/2 आधार EC गुणे ऊंचाई DQ। देखिए DQ से DQ कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब पन्ना चेंज करते हैं, पेज भर चुका है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अब यहाँ लिख लेंगे और समीकरण देखिए अब फिर यहाँ पर बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम वही चीज लिख रहे हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या बचेगा, AE बट्टा EC, AE बट्टा EC। अब इसे हमें समीकरण क्या मान लेना है, समीकरण B मान लेना है, इसे समीकरण B मान लेना है। ठीक, समीकरण B मान लेंगे। अब हमें कुछ ध्यान नहीं देना, बस समीकरण A और समीकरण B को देखेंगे। ये समीकरण B रहा और ये पुनः देख लेते हैं हम, समीकरण A रहा, समीकरण A रहा। तो समीकरण A देखिए और समीकरण B देखिए। तो समीकरण A में ADE ऊपर है और समीकरण B में भी ADE ऊपर है, लेकिन नीचे में समीकरण 1 में है DEC का क्षेत्रफल, समीकरण ए में है DEC का क्षेत्रफल और यहाँ है DEC का क्षेत्रफल और यहाँ है DBE का क्षेत्रफल। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया DBC और ये हो गया DEC। ठीक, तो देखिए एक हम क्लास 9 में पढ़े थे कि ये कहीं आधार से दो समांतर रेखाओं के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो समीकरण अब यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, समीकरण E व समीकरण B से हम लिख सकते हैं AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ये हम लिख सकते हैं, यही हमें सिद्ध करना था। अब लास्ट में लिख देंगे कि सिद्ध हुआ, इतना सिद्ध करना था। अब देखिए यहाँ पर हम रीजन में दे देंगे, क्या रीजन दे देंगे, रीजन में हम दे देंगे कि त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज DEC के बराबर होगा, DEC का क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक, यही अब अगला इसका प्रमेय है जो थेल्स प्रमेय का विरोध है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, हर वर्ष इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह अगला वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे थेल्स प्रमेय का विलोम को